चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा, तो किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे आराम से, प्रैक्टिस इनफ हो गया होगा। चलिए कैसे ये सब आया ये भी चीज बता दे रहे हैं आपको हम, क्यों ऐसे लिखते हैं उसका रीजन भी बताएं, आपको प्रूफ करके दिखाएं, ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। चलिए रेट ऑफ डिसअपेयरेंस किसी भी रिएक्टेंट का लिख लोगे, रेट ऑफ अपेयरेंस किसी भी आप प्रोडक्ट का लिख लोगे। ध्यान रखिएगा रेट ऑफ किसी भी इंडिविजुअल स्पेसिस का लिखते हो, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो उसमें आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व होता है। इट मींस किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट इंडिविजुअल अगर रेट लिख रहे हो किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वहां पे इन्वॉल्व नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो एक लास्ट क्वेश्चन और दे देते हैं हम लोग, उसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर आपको हम बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन का क्या आखिर यूनिट होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसका यूनिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यूनिट आप निकाल सकते हो खुद से भी। एक लास्ट क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्या क्वेश्चन है कि NH3 और O2 को रिएक्ट कराते हैं, इसको बैलेंस फॉर्म में ही लिखते हैं। 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स, बनेगा आपका क्या 4NO प्लस 4N हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया और 5 टू 10 हो गया ना, तो यहाँ पे 6H2O जो बैलेंस हो गया, 6 टू 12, 4 3 12, तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे आपको मैं लिखने दे दिया कि राइट रेट ऑफ रिएक्शन, पहला। सेकेंड आपको लिख दिए कि राइट रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ अमोनिया, और एक चीज और मैं लिखने बोल दिया आपको, थर्ड रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कैसे लिखोगे देखो यहाँ पे, तो पहला अगर हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन तो बड़ा सिंपल लिखना, कैसे नेगेटिव 1/4 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/5 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/6 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt। ये लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड हम लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के केस में नेगेटिव लेंगे, सीधा सीधा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt, यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर थर्ड आपको लिखना है रेट ऑफ अपियरेंस, तो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NO क्या हो जाएगा पॉजिटिव डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन dt। आखिर क्या चेंज हो रहा है आपका NO में, किसी टी चेंज इन टाइम टी में NO का क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो, लिख दो फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। आया समझ में, लिखने समझ में आ गया। तो क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, क्या आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख सकते हो और रेट ऑफ अपियरेंस भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपियरेंस में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं होगा और रेट ऑफ रिएक्शन में आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व होगा। कई बार क्या होता है कि किसी भी अननोन रिएक्शन का, किसी भी अननोन बैलेंस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दे देगा आपको, अब बोलेगा बताओ बाय द हेल्प ऑफ दिस रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो लिख के देख सकते हैं ना, लिख तो आराम सकते हैं। क्या हो जाएगा इसी में देख लो, 4 हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा 4, अब ये माइनस समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट साइड में होगा, तो 4NH3 प्लस 5 ऊपर चला जाएगा 5O2 इज इक्वल टू 4NO होगा ना, पॉजिटिव आ गया 4NO प्लस 6H2। तो इससे आप इससे लिख सकते हो और चाहे तो आप रेट ऑफ रिएक्शन से आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हो। तो दोनों टाइप का वाइस वर्सा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। क्लियर यहां तक? आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। वेरी गुड, आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत है तो पूछेंगे आप, ठीक है, यहां तो नहीं पूछ सकते हो तो आपने डाउट पूछना है, ठीक है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, पूछने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। तो उसी तरह से आपको इनफ न्यूमेरिकल्स इनफ बार बोल रहे हैं, इनफ बार रिपीट कर रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे, न्यूमेरिकल टाइप का टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे यूनिट। आखिर यूनिट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा सिंपल है। अगर आप इसका फॉर्मूला जानते हो तो रेट ऑफ इसका यूनिट भी निकाल लोगे, क्योंकि यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे थोड़ी ना अननोन देगा, पर डेटा देगा कि कॉन्सेंट्रेशन, मान लो कोई कॉन्सेंट्रेशन आपका 10 मोलर से 5 मोलर आपका 10 सेकेंड में
हो रहा है चेंज, तो बताओ उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आपको यूनिट के टर्म में बोलना होगा कि 10 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन आपका या 20 मोलर से आपका सपोज मान लो कि 5 मोलर हो जा रहा है 20 मिनट में, तो बताओ उसका क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यूनिट में आपको बताना है। तो यूनिट क्या होता है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे दो टर्म ले लेते हैं, दो केस, यूनिट बताना है ना रेट ऑफ रिएक्शन, तो इन टर्म ऑफ पहले इन टर्म ऑफ लेते हैं इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकालते हैं। ये आपका 95% केस में यही मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ही रेट ऑफ रिएक्शन जनरली हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट कर लो, केस फर्स्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम टेकन में आपका क्या चेंज आया है। तो क्या हो जाएगा यूनिट, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मतलब मोलरिटी के टर्म में ही लेते हैं जनरली। तो मोलरिटी का क्या होता है बताओ, मोलरिटी का आपका हो जाएगा मोलरिटी, ऊपर मोलरिटी है, चेंज इन मोलरिटी। तो मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, नीचे क्या हो गया टाइम हो गया। तो आपका जो यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। अगर एसआई यूनिट में लिखना है, टाइम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, टाइम में भी आपका हो सकता है सेकेंड में या मिनट में या आपका आवर में या डे हो सकता है या मंथ हो सकता है या आपका ईयर हो सकता है, कुछ भी। बट एसआई यूनिट के टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, इसका यूनिट मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये हो गया आपका एसआई यूनिट, ध्यान रखेंगे। क्लियर यहां तक। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर मान लो केस 2 की बात करते हैं, केस टू अगर मान लो कि आपका गैसियस फेज में है आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो उस केस में इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लेंगे, पार्शियल प्रेशर पीपी लिख देते हैं, लिख लेना आप लोग, पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर। तो अगर मान लो कि गैसियस फेज में है, तो गैसियस फेज में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका गैसियस फेज में, तो उस केस में आपका पार्शियल प्रेशर टर्म में आपका क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। तो बताओ पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होता है, जनरली हम लोग क्या लेके चलते हैं सीजीएस में, एटीएम और टाइम। ठीक है, तो एसआई यूनिट में अगर हम लेके चले तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, गैसियस फेज में एटीएम सेकेंड इनवर्स। तो ये तो आपको जनरली आपको 5% केस मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम मिलता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखने के लिए। जनरली आपको 95% केस में इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर, नीचे टाइम, तो एसआई यूनिट में टाइम की जगह सेकंड लिख दो, मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। और पार्शियल प्रेशर के टर्म में अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस फेज में है तो पार्शियल प्रेशर टर्म में आपका चेंजेस दिखाएगा, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम सेकंड इनवर्स। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो नोट कर लो, नोट कीजिए जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक, आखिर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है और पार्शियल प्रेशर है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जन हो सकता है विथ ईच अदर। ठीक है, ये हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनटू पार्शियल प्रेशर और वाइस वर्सा। वो कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आता है, इसको लेके चलेंगे हम पैरेलल। देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनटू पार्शियल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। गैस के लिए तो हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होता है, क्योंकि किसी भी गैस के लिए
किसी भी गैस के लिए, तो गैस को हम लोग आइडियल गैस मान ही सकते हैं। तो आइडियल गैस के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना। पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर मोल्स, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सारा कुछ डिटेल में बताया है, न्यूमेरिकल्स भी कराया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मैं ही पढ़ाया हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे बताओ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी आर टी। तो ये बताओ एन क्या है, नंबर मोल्स, वी क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ बताओ इसी को तो बोलते हैं एन बाई वी को ही तो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, यही तो है हमारा मोलरिटी, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सी आर टी। तो यहाँ पे देखो आप C इज इक्वल टू लिख सकते हैं P अपॉन आर टी। अगर आपको R पता चल जाए, R तो हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है आपका CGS में बोलो, ये होता है 0.08 एटीएम लीटर पर एटीएम लीटर मोल, ठीक है, एटीएम लीटर मोल क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एन आर टी हो गया, आर पीवी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी, तो मोल पर टेम्परेचर केल्विन, ठीक है। तो बोलोगे तो निकाल भी सकते हो यूनिट। तो इसका यूनिट क्या होता है 0.08 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, चाहे तो वो 0.08 को 1/12 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/12 को देखो तो अप्रॉक्स 0.08 ही आता है। टी मेरा क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में। तो अगर आपको टेम्परेचर दे दे तो हम क्या कॉन्सेंट्रेशन को, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दे, टेम्परेचर दे दे, तो हम लोग प्रेशर में चेंज कर सकते हैं, सीआरटी लगा के। सी आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ रहेगा, आर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू पता होना चाहिए, नोन होना चाहिए। टेम्परेचर अगर दिया है पुट करो, निकल जाएगा प्रेशर। अगर प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो एक दूसरे में ये क्या है, कन्वर्जन हो सकता है, इंटर कन्वर्जन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी गैसियस फेज में अगर रिएक्शन लिखा हुआ है तो उस केस में आपका क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। तो पहले से ये सब ध्यान देते हैं, पढ़ा चुके हैं फिर भी बता दे रहे हैं। आ रहा समझ में, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, देख लो किस किस टाइप से न्यूमेरिकल्स और लैंग्वेज फॉर्म में कैसे कैसे पूछेगा आपसे। देखो बड़ा सिंपल है, जैसे एक क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, जैसे आपका लिख देते हैं 2a प्लस 3b गिव्स 2a प्लस 3b प्लस गिव्स 5c। अब ये रिएक्शन आपको दे दिया, इसमें क्या बोला, द concentration of A changes from 10 molar to 5 molar in 15, ठीक है, इन 15 सेकेंड कर दें कि 5 सेकेंड कर दें, इन 5 सेकेंड कर देते हैं, इन 5 सेकेंड। The concentration of changes from 10 molar to 5 molar in 5 seconds. Then calculate first of all rate of reaction. Second, calculate rate of appearance of C. ठीक है। थर्ड आप निकालेंगे rate of this appearance of suppose B निकालेंगे। ये सारा क्वेश्चन आपको दे सकता है इस टर्म में। आया समझ में? तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर वीडियो को ऑन करके कंटिन्यू करके आप देखो कैसे सॉल्व होता है। बड़ा सिंपल है, रिएक्शन आपको दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 3b गिव्स 5c। ये आपका t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, A का 10 मोलर मान लेते हैं। 0 सेकेंड में आपका 10 मोलर है, आपका जैसे ही 5 सेकेंड आता है तो ये कितना हो जाता है 5 मोलर, ठीक है। तो इतना अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख सकते हो, पहला तो रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट पहले एक्सप्रेशन लिखो, -1/2 dA कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू -1/3 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/5 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt। बट B के टर्म में तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, C के टर्म में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, A के टर्म में इंफॉर्मेशन है। तो A के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख ही सकते हैं। A के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाफ dA अपॉन dt। इतने को देखने की जरूरत ही नहीं है, बट तीनों तो इक्वल ही होता है, जो इसका रेट आएगा वो इसके टर्म में भी आएगा, इसके टर्म में भी आएगा। तो कैसे लिखेंगे, हाफ
चेंज कितना है बताओ, इसका चेंज 5, नेगेटिव पहले 5 माइनस 10, तो 5 माइनस 10, नीचे 5 माइनस 0, तो कितना हो जाए 5 माइनस 0 5, तो कितना हो गया बोलो, यहाँ पे -5 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 0.5, यूनिट भी लिखते चलेंगे, मोलर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मोल पर लीटर को डायरेक्ट मोलर भी लिख सकते हैं। ये हो गया पहले का आंसर। सेकेंड का आपको निकालना है, सेकेंड क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी देखो ये निकालना है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या होता है, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कैसे लिखो, डायरेक्ट पॉजिटिव डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। हमको क्या निकालना है, यहां से देखो हम लोग को ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, ये 5 इधर चला जाएगा, तो 5 इधर, क्योंकि सारा इक्वल ही है ना, तो 5 इधर चला जाएगा तो क्या हुआ -5/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। आ रहा है समझ में, इस 5 को इधर ले गए, 2 इधर पे, और डी ए अपॉन डी टी दिया हुआ है, डी ए अपॉन डी टी दिया हुआ है ना, या आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, इतना अगर नहीं दिमाग में समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं कि अगर हमको ये पार्ट निकालना है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ, ये डीसी अपॉन डीटी, यहां से 5 इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू पॉजिटिव डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ, लिख सकते हैं 5 इधर ले जाओ, तो 5 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया है बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन आया 0.5, तो 5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.25 मोल, नहीं सॉरी 5 5 जा 25 हो गया ना, तो 2.5 मोल पर सेकेंड आ जाएगा। दिस इज आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी होता क्या है, सीधा सीधा इसको तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब ही नहीं है, डीसी अपॉन डीटी, तो 5 इधर ले जाओ, तो 5 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन निकाल चुके हैं। इसी तरह से थर्ड हमको निकालना है क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या लिखेंगे, सीधा बी क्या है आपका रिएक्टेंट है, तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि रिएक्टेंट है, इसको तो स्टोइकियोमेट्रिक से कोई मतलब नहीं है, तो देखे भी नहीं हम लोग, तो डीबी क्या है देख लो, इस रिएक्शन में डीबी यहाँ पे है, तो डीबी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डीबी अपॉन डीटी इज इक्वल टू 3 इधर ले जाएंगे, नेगेटिव में ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे नेगेटिव में, ध्यान रखिएगा नेगेटिव में ले जाएंगे, या सीधा सीधा हम यहां से भी ले सकते हैं, यहां से इक्वेट कर दो, यहां से क्या कर दो इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दें, यहां पे इक्वेट कर दो ना सिंपल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि डी अपॉन डी टी निकाल चुके हैं, डी अपॉन डी टी निकाल चुके हैं ना, ये पार्ट जो हम लोग निकाल चुके हैं, ये पार्ट ही तो है रेट ऑफ रिएक्शन, यही पार्ट तो है रेट ऑफ रिएक्शन, देख रहे हो यही कितना है 0.5, तो यहां पे कर देते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमेशा रेट आपका आएगा ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो एक लाइन लिख देते हैं, डी बी अपॉन डी टी, तो इस 3 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पे देखो लो क्या हो जाएगा -3/2 डीबी, सॉरी डीबी अपॉन डी टी का 3 इधर ले गए, तो -3/2 डी ए अपॉन डी टी, अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब हमको डीबी अपॉन डी टी निकालना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यही निकालना है, हमको फाइंड करना है, इसी को हम लोग क्या करना है फाइंड करना है, तो यहाँ पे डीबी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/2, यहां पे लिख देते हैं 3/2, या सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं था, 3/2 ये जो तो पार्ट है -1/2 जो पार्ट है, ये जो -1/2 इंटू 0.5 है, इसको इतना लिखते हैं 3 इंटू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, मतलब ये हो जाएगा 1.5 मोल पर सेकेंड, आंसर हो गया। आया समझ में, देखो आपको हमको क्या निकालना था, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए, एक टर्म में दिया होता लिख दिया एक्सप्रेशन, देखो आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो एक दो और क्वेश्चन करें तो समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़े बोलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आप देखोगे रिएक्शन लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया द रेट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं 2 मोल ऑफ N2, 2 मोल of N2, 2 mole of N2 disappear in 1 minute. 2 mole of N2 disappear in 1 minute. ठीक है, क्या बोल रहा है? तो हमको क्या निकालना है? Then calculate first rate of reaction, second rate of disappearance of H2, third rate of appearance of ammonia. ये निकाला 3 पार्ट। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो और वीडियो को फिर कंटिन्यू करके देखिए कैसे बनेगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 1 मिनट में 2 मोल N2 डिसअपियर हो जा रहा है। इन 1 मोल में आपका 2 मोल N2 क्या हो जा रहा है? डिसअपियर हो जा रहा है। साथ साथ ये भी लिख लेना, दिस रिएक्शन इज अकर इन वेसल ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर। ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है वो वॉल्यूम किस में हो रहा है? किस वेसल में हो रहा है? 1 लीटर वॉल्यूम में हो रहा है। लिख लेना, दिस रिएक्शन इज अकर इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर। ठीक है, अब यहां पे देखो हमको पहला पार्ट क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो आंख बंद करके रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख ही सकते हो, अब तक तो लिखने आ जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करा दी है आपको। तो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? -1 लिखने की जरूरत नहीं है, dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/3 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे हमको किसके टर्म में आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? N2 के टर्म में। N2 के टर्म में क्या बोल रहा है कि 1 मिनट में 2 मोल डिसअपियर हो जा रहा है 1 लीटर वाले वेसल में। ध्यान रखेंगे, N2 1 मिनट में क्या हो जा रहा है? 2 मोल डिसअपियर हो जा रहा है। तो हम लोग इसके टर्म में लिखते हैं, तो इसके टर्म में ही हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। तो फोकस करें तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? माइनस चेंज कितना हो रहा है आपका? 2 मोल घट जा रहा है, डायरेक्ट बोल दे रहा है 2 मोल आपका क्या हो जा रहा है? डिसअपियर हो जा रहा है, हट जा रहा है। पहले आपका 2 था, 0 हो गया। 2 मोल था इनिशियली ये 2 मोल था। N2 प्लस यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि t इक्वल टू 0 पे ये 2 मोल था। t इक्वल टू मान लो कि आपका कितना 1 मिनट आया, 0 सेकेंड में 2 मोल था, 1 मिनट में आपका 0 हो गया। तो कैसे लिखेंगे? 0 माइनस 2 अपॉन यहाँ पे कितना मिनट है? 1 मिनट। अब यहाँ पे देखो ये मोल ही है, तो मोल को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1 लीटर से डिवाइड भी करेंगे, 1 लीटर अपॉन 1 मिनट, तो 1 लिख दिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन -2 माइनस पॉजिटिव, तो आ गया 2 मोल पर लीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिनट इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स। तो मिनट इनवर्स लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? सेकेंड में। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग सेकेंड में करने के लिए, तो नीचे मिनट है, पर मिनट है, तो 2 इंटू डिवाइड किसे करते हैं? 60 से। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो आ जाएगा ये मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/30 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो गया 1/30 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमको क्या लिखना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 माइनस लगा तो d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt हो जाएगा। इसको तो कोई मतलब नहीं है, स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये दोनों से कंपेयर कर लो, लिख सकते हैं ना, इसको कंपेयर कर लो इससे। तो कैसे लिखेंगे बताओ? यहां पे देख लो, यहां पे क्या है? -dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू -1/3 dH2 अपॉन dt है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? 3 इधर ले जाएंगे, यही चीज तो निकालना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, यही चीज निकालना, नेगेटिव वाला पार्ट निकालना। 3 इधर ले जाते हैं, तो -dH2 अपॉन dt, ये 3 को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? -3bN2 अपॉन dt।
अब dN2 अपॉन कर सकते हैं ना, कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर से -2 आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 2 नहीं, यहाँ पे d अपॉन N2 क्या आया है, देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन dN2 अपॉन dt कितना है 1/30, रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही है ना। नहीं तो सीधा सीधा इतना करना नहीं चाहते हो तो सिंपल तरीके से ये भी कर सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस करना है, ये निकालना है आपको नेगेटिव वाला पार्ट, तो 3 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पे -dH2 अपॉन dt कितना हो जाएगा बताओ, ये 3 को इधर ले जाओ, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन आया 3 इंटू 1/30 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, 3 से कैंसिल कर दो 10, तो कितना आ गया 1/10 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। ठीक है, अब क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालेंगे, व्हाट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, क्या लिख सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि अमोनिया आपका प्रोडक्ट साइड में है पॉजिटिव, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt लिख दें। अब आपको ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट, अब ये पार्ट निकालना है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये 2 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा, क्योंकि सारा इक्वल है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं dNH3 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 1/30, तो कैंसिल करेंगे तो 1/50 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। अब एक दो आपको होमवर्क दे देते हैं, घर से आप लोग सॉल्व करना, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, 2-3 होमवर्क देते हैं आपको, यहीं पे कर लिए नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सब सारे केस में एक ही चीज कर रहे हैं, उसी को इधर उधर घुमा रहा है, वेरिएशन ला रहा है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये अगर आपको लिखने आ गया तो बाकी सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाएगा। तो कुछ होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, जैसे कि होमवर्क लिख लेते हैं कि N2O प्लस O2 गिव्स, मान लो आपको क्या दिया हुआ है, सपोज N2O प्लस O2 N2O5, इसको बैलेंस कर लें, बैलेंस करने के 10 होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, नहीं यहाँ पे 4 लगा देते हैं, 4 यहाँ पे 4 लगा दिए तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, नहीं यहाँ पे 2 लगाते हैं तो यहाँ पे 4 लगा दिए, तो यहाँ भी 2 लगा दो, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 और 2 और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या लगेगा 4, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, तो 2N2O प्लस यहाँ पे लगा दिए 4, तो बैलेंस हो गया, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन और 4 2 ज़ा 8, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, बैलेंस हो गया। इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे कि आपको दे देते हैं कि लिखा हुआ है कि इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2, यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है कि इन दिस रिएक्शन इफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 इज 3 या 4 लिख देते हैं, 4 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, देन कैलकुलेट पहला रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O5, चलो कोई बात नहीं, और थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O। ये क्वेश्चन नंबर एक और लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 होमवर्क ले लेते हैं। चलिए एक और लिख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि SO3 2SO3 आपका टूटा, आपका बना 2SO2 प्लस आपका O2। अब यहाँ पे मान लो कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये आपका वेसल वॉल्यूम 1 लीटर में हो रहा है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ SO2 20 mole of SO2 is formed in 4 minutes, then calculate rate of reaction, first
सेकेंड, रेट ऑफ disappearance of SO3, थर्ड, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ये आपको निकालना। तो ये दो जो आपका होमवर्क हो गया, दिस इज होमवर्क, आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं, इस नोट कीजिए, घर पे ट्राई करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यहीं को थोड़ा सा हम एक लेवल ऊपर करेंगे, ठीक है। धीरे 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 इस लेवल को हम लोग ऊपर करते जाएंगे, उस पर ग्रिप बनाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते जाएंगे, और ये जो चैप्टर आपको मजा आने वाला है, ध्यान देते जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन लगाते जाएंगे, जितना क्वेश्चन देंगे आप एनसीईआरटी को पैरेलल रीडिंग भी करते चलेंगे, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे ये चैप्टर पे हम लोग ग्रिप बनाएंगे। आया समझ में? तो आज के लिए रहने देते हैं, तो यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।